वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक सवाल आया सलमान का सर, जिन बच्चों ने FAR 2 नहीं पढ़ा वो रिलेटेड पार्टी कहाँ से पढ़े? पहले बात तो FAR 2 में भी नहीं है। सही है, CA फाइनल में है IS-24। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तो आपको कल ही वार्न किया था कि मैं जितना पढ़ाऊँ उतना सीखो। आप क्यों इस बात में जा रहे हैं कि ये भी RP हो सकती है? मैंने तो कहा था कि आप खुद ओवर थिंक करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। मैंने तो आपको ये कहा था जो मैंने रिलेटेड पार्टी बता दी वो है, जो नहीं बताई वो नहीं है। कल मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया था कि आपका जो एम्प्लॉय बेनिफिट के फंड्स होते हैं, चाहे ग्रेचुटी कह लो, चाहे पेंशन कह लो, चाहे प्रोविडेंट फंड कह लो, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है कंपनी की। उससे ट्रांजैक्शन थी नहीं, मैंने तो खाली अंग्रेजी में खेला कि उसमें से एम्प्लॉय को पैसे गए। तो भाई वो बनाया एम्प्लॉय के लिए गया था, तुम्हारा क्या जा रहा है वो पैसे लेके जा रहे? तो रिलेटेड पार्टी नहीं हुई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं, गलत, वेरी रॉन्ग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हो कि कंपनी और प्रोविडेंट फंड की ट्रांजैक्शन। दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द प्रोविडेंट फंड, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द प्रोविडेंट फंड। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब आई हैव डन दिस जस्ट टू मेक श्योर कि आप ना इंसानों की तरह सवाल को रीड करें। और मैंने तकरीबन हर बच्चे का देखा गलत है, तो मैंने आपको कहा था कि जब मैंने सवाल बनाया तो मतलब मैंने सवाल बनाया है वो सोच के बनाया है कि आई मेक श्योर दैट यू विल डू इट रॉन्ग। सही है ना? तो मैं अभी आपको RP के सवाल कराऊंगा ना, बाखुदा आपसे स्मूथली हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं उसमें। मैं तो कह रहा हूँ वो अगर इस औकात पे आ जाए ना कि वो बोले कि पहले देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है या नहीं है, और फिर वो बोल रहा है कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो तो आप अलग ही डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस पे काम किया कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होता क्या है, तो पहले वो समझाया। फिर मैंने कहा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप समझने के बाद ट्रांजैक्शन देखो। आपने तो बेवकूफ़ी ये की कि सबसे पहले इस क्विज के अंदर आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशन ही गलत पिक किया। तो जब रिलेटेड पार्टी रिलेशन है ही नहीं तो ट्रांजैक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो ये, ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड प्रोविडेंट फंड है ही नहीं। हाँ, अगर ये होता कि मैं प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर रहा हूं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा, दैट वुड हैव मेक सेंस कि वो एक नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि वो डिस्क्लोज होना चाहिए था। तो मैंने आपको कल स्पेसिफिकली बताया था कि कंपनी की रिलेटेड पार्टी प्रोविडेंट फंड होता है। अब वो फंड आगे अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी नहीं है, ट्रांजैक्शन बाय रिलेटेड पार्टी है। अबे वो तो उसके FS में आएगी ना, आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपका उसकी ट्रांजैक्शन तब होगी जब आप दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो। पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? चलें जी, ओके। तो हमने कहा ये क्लैरिटी होगी जी। जानिए, की मैनेजमेंट वाला बंदा होता तब भी ये आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं फिर लॉजिकली सोच लो ना भाई, आप कहते हो रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करो, क्या ये आपकी ट्रांजैक्शन है या फंड की है? ये किसके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगी? फंड के, क्योंकि उसके अकाउंट्स अलग बनते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो बनाई आपने किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। अब वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे पे करेगी, और वहाँ पे कोई की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं होता, वहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, सब बेनिफिशियरीज होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने सिंपल रखा। मैंने कहा पहले तो ये समझो कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी क्या होता है। पहले तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिलेटेड पार्टी वो बंदा ही नहीं है तो मेरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है उससे, तो मैंने आगे सोचना ही नहीं था। आप सिंपल बोलते कि एज पर IS-24 दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, because if this transaction would have been done between the company and the provident fund, this would have been a related party transaction. But this is the transaction in the normal course, and that employee is withdrawing his fund based on the scheme of the fund. यानी लिखा हुआ था ना उसके अंदर कि भाई फंड की स्कीम या कानून अलाउ करता है कि वो लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर EY में मेरा प्रोविडेंट फंड है तो उसमें से मैं करता हूँ विड्रॉल, अगर मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है वो विद इन द लिमिट्स करता हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि 1/20 मेरे अगर उसमें पड़े में तो मैं 1/20 से ज़्यादा निकाल लूँगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि विड्रॉल्स होते हैं,
पर विद इन द डिफाइंड पैरामीटर। सो वो कह भी रहा है कि विद इन द डिफाइंड पैरामीटर, और कोई अगर गलती हो भी तो ये वहाँ की है, यहाँ की नहीं है। एग्रीड है? तो हमें तो पहले एक जी इससे हट गए। अच्छा एक मिनट ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, पहले एक मिनट ये सर, रिलेटेड पार्टी रिस्क नॉर्मल रिस्क असेसमेंट के साथ करते हैं और ये बता दें, बातें नहीं, रिलेटेड पार्टी रिस्क नॉर्मल रिस्क असेसमेंट के साथ करते हैं और ये बता दें कि वर्डिंग में रिस्क लिखेंगे या रिलेटेड पार्टी के जैसे हम नॉर्मल रिस्क असेसमेंट में लिखते हैं कि ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू। सबसे पहली बात, आप अभी भी उस थीम पे जा रहे हैं कि आप रट्टा लगा रहे हैं कि मैं क्या लिखूं। मैंने आपको कल सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो एक अब मेरी बात समझें इधर, यानी बातें नहीं मना किया है, आंखों में उसकी नहीं देख, मेरी देख इधर प्लीज। मैं कह रहा हूँ जब फोकस अटेंशन सीकर हूँ, मैं बता रहा हूँ, चाहिए मुझे अटेंशन, इधर प्लीज, बातें नहीं। मैं कह रहा हूँ पहले मेरी आंखों में देखो, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इस बात को समझो, एक्सेप्टेबल बात है, कोई झूठ नहीं है, ये सही है। इधर चलो, अच्छा आप इधर सुनो प्लीज़, मैं ये कह रहा हूँ जानी, क्योंकि एक सवाल मिस हो जाएगा ना तो ये सवाल वापस आकर टाइम ज़ाया होगा बाकी सबका भी, तो इसलिए कह रहा हूँ फोकस होकर सुना करो, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग की चीज़ पूछ रहा है। अच्छा वो ये कह रहा है कि सर मैं रिस्क कैसे लिखूँ। पहली बात तो है मेरी आज के सवाल के अंदर कोई रिस्क का एलिमेंट नहीं था। सवाल की रिक्वायरमेंट कह रही है आप बताएं डज द सिचुएशन सजेस्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और नॉट। तो आपने जवाब भी ऐसे देना था कि एज पर IAS 24 दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, तो दिस इज नॉट सजेस्टिंग अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड द मैनेजमेंट्स कंटेंशन इज राइट दैट दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। आप तबसरा कर रहे हैं ना, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हैंस दिस विल नॉट इम्पैक्ट आवर ऑडिट ओपिनियन। खत्म हो गई बात। रिस्क कहाँ से आया? रिस्क का तो मैंने बोला ही नहीं है, जब आएगा तब बताऊंगा। मैंने आपको कल क्या सिखाया था पता है? मैं आपको ये कह रहा था कि आपको रिलेटेड पार्टी की पंचायत क्यों होनी चाहिए। पहला, आपका रिस्क होता है अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। अच्छा, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क कब होता है? जब आपको रिलेटेड पार्टी ना पता चले और वो हो। तो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं फ्रेमवर्क के ऊपर और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जबकि उसमें कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस गायब हैं। जैसे कि डायरेक्टर की बेटी को आपने लैंड दी हुई है लीज पे एट अ नॉमिनल वैल्यू, ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। यहां पे रिस्क होता है, ओवरऑल रिस्क होता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई ना हुए हों। आइडेंटिफाई, अब मैं आपको बताता हूं रिस्क इसके अंदर कैसे घुसेगा। आपको सवाल में सिचुएशन देगा। अच्छा पहले बताओ यहां तक साथ है ना? तो आप ओवर थिंक नहीं करें। मैं कह रहा हूं आप पहले थीम को समझें, सवाल की क्या थी। मैं कह रहा हूं रिस्क कैसे आएगा, मैं तुम्हें बताता हूं। एक पूरा रिस्क का सवाल होगा जो एग्जामिनर कर सकता है इस बार, जिसमें नॉर्मल रिस्क भी होंगे, कंट्रोल से भी रिस्क निकल के आ रहे होंगे, कुछ फ्रॉड रिस्क होंगे, कुछ RP के रिस्क होंगे। वो बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर हुआ ही है कि आपने एक बंदे को एक्सेप्शनल डिस्काउंट दिए, तो आप बोलेंगे कि सिंस द एक्सेप्शनल डिस्काउंट्स हैज बीन गिवन टू अ XYZ person, this is suggesting a existence of related party. This suggests a existence of ये risk आया, and there might be a possibility that this would not have been included in the related party relationship and transactions communicated by the management. ये risk है कि अगर एक चीज़ आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसने RP नहीं बताई होगी, हो सकता है बताई हो, पर आप कह रहे हैं कि रिस्क की बात कर रहे हो ना, तो रिस्क में क्या है? आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने एक ट्रांजैक्शन की है और वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल से हट के, तो वो सजेस्ट करती है रिलेटेड पार्टी की मौजूदगी। एग्रीड? तो हम ये कह रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी की मौजूदगी का रिस्क है या नहीं है, ये रिस्क होता है। तो सवाल से पे वही सिचुएशन तो वैसे ही उठाएंगे जैसे लिखना सिखाया है कि सिंस द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू XYZ कंपनी एट अ प्राइस वे बिलो देन द नॉर्मल प्राइसेस, दिस इज सजेस्टिंग अ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी। फिर मैं आपसे पूछूं इस पे काम क्या करोगे, वो भी सिखाऊंगा। प्रोसीजर्स तो मैं एक साथ सिखाऊंगा ना कुछ। अच्छा अब तक मैंने आपको पता है प्रोसीजर क्या सिखाएं? रिस्क आइडेंटिफाई करने के, जैसे फ्रॉड में
जैसे नॉर्मल में कंट्रोल्स को समझा, अब रिलेटेड पार्टी में सीख रहे हैं, फिर इस पे काम करेंगे। उसी सवाल में ये भी हो सकता है बताओ इस पे काम क्या करोगे, तो वो भी सीखेंगे। तो कहने का मतलब है रिस्क समझ आया कब आएगा। अब फॉर एग्जांपल तुम एक एग्जांपल देते हैं, तुम परचेजेस को वेरीफाई कर रहे थे फॉर द ईयर की, तो फॉर द ईयर की परचेजेस में आपने देखा कि आपको क्रेडिट पीरियड मिला है, आपने दिया नहीं, आपको मिला है 90 दिनों का, जबकि यूजुअल सप्लायर्स आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं लेट से कोई 20 दिन का, 30 दिन का। क्या ये भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? दिस मे सजेस्ट अ रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही अलग होता है, नहीं आ रही बात समझ, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही, तो वो फ्रॉड के चैप्टर में पढ़ा के आया हूं, वो सजेस्ट कर देगा कि भाई अच्छा मैनेजमेंट फ्रॉड कब करती है, जब उसको कोई फायदा हो, इंसेंटिव हो, प्रेशर हो, अपॉर्चुनिटी हो, तो वो तो नहीं दिख रहा ना अभी। तो अभी आप सिर्फ ये कह रहे हो कि यहां पे रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा आपका रिस्क पता है क्यों है? क्योंकि आपसे डिस्क्लोजर मिस ना हो जाए, आपसे डिस्क्लोजर मिस, जो कि डिस्क्लोज होना जरूरी है, और अगर नहीं डिस्क्लोज हुआ हुआ इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट। आप मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ये कहते हो ना कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने हुए, एग्रीड है? तो आपका नॉन डिस्क्लोजर भी एक मिसस्टेटमेंट होती है, आप उसी पे तो काम कर रहे हो। और फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को इसलिए समझते हो क्योंकि हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करके मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हो सकता है, पर वो कब होगा? जब ऐसे हालात वाकयात होंगे कि अब यूं करते हैं ना, आपने साल के आखिर में, अब मैं तो उसको फ्रॉड भी कैसे कनेक्ट करता हूं, आपने साल के आखिर में एक एबनॉर्मली हाई सेल बुक की है, फ्रॉड रिस्क आ गया। अच्छा अब यहां पे रिलेटेड पार्टी तो कहीं भी नहीं है, एग्रीड? अच्छा अब ये रिस्क और एलिवेट हो जाएगा, इस पे मोहर लग जाएगी फ्रॉड रिस्क की अगर ये पता लग जाए कि रिलेटेड पार्टी से हुई है, क्योंकि बहुत आसान है, कंट्रोल कर रहा हूं ना, खरीदना है तो खरीदना है, लो मेरी सेल बढ़ जाएगी। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? तो हम कह रहे हैं कनेक्टेड रखो चीजों को, फ्रॉड रिस्क है, पर उसमें अगर रिलेटेड पार्टी जोड़ दी जाए तो वो उसके लिए फ्रॉड करना आसान होता है। अच्छा आसान क्यों होता है? एक ही है, रिलेटेड है, तो वो इसलिए कह रहा है समझ लो पहले कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस क्या हैं, एंड दैट मे हैव बीन एंटर्ड इनटू परपेट्रेट फ्रॉड, यानी हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी की मौजूदगी से आपको फ्रॉड करने में आसानी हो, वो ये कह रहा है। इसलिए समझो, एक तो पहला मकसद क्या है? डिस्क्लोजर, कि सारी आइडेंटिफाई हो जाएं, डिस्क्लोज हो जाएं। फिर हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी से एंटर जब ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें क्या हुआ वो फ्रॉड, जैसे मैंने आपको आईटी कंपनी की एग्जांपल दी थी, हाँ या नहीं? बिल्कुल दी थी। तो वो रिलेटेड पार्टी की एग्जिस्टेंस की वजह से आया ना। तो हम कह रहे हैं एक तो डिस्क्लोज होना अलग बात है, वहां पे फ्रॉड भी था। तो वो कहता है कि पहले वो एक हाई लेवल देखो, वो कहता है कि जब फ्रॉड पकड़ते हो ना या फ्रॉड देखते हो तो वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही देखना, सिर्फ उसको यहां से ऐसे कनेक्ट करो कि क्या ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस दिखता है। अगर सब्सटेंस नहीं दिखता है इसका मतलब है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, इसलिए कह रहा समझ के रखो, एग्रीड? तो आई होप आपका पैरामीटर क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड दो चीजें, पहला आप ये बोलते हो डिस्क्लोजर मांगता है, अगर वो नहीं है तो मतलब मिस स्टेटमेंट है। दूसरा क्या मसला है कि हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी की मौजूदगी से फ्रॉड हुआ हो और ट्रांजैक्शन ऐसे बनाई गई हो कि लगे सब सही है, क्योंकि उसकी मौजूदगी से फ्रॉड कमिट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, एग्रीड है? पक्की बात है। तो हमें ट्रांजैक्शन का राशनल समझना होता है, बेसिस के क्या वो ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो पीपी बेचने वाली, मैं आपसे पूछता हूं क्या वो ट्रू पिक्चर दिखा रही थी या वो लोन था? अच्छा दूसरी चीज, जो आईटी कंपनी वाली एग्जांपल थी, क्या वो ट्रू पिक्चर दिखा रही थी या वो रेवेन्यू अंडर स्टेटेड था? भाई वो ट्रू पिक्चर नहीं दिख पाई, ये हो कैसे रहा था? रिलेटेड पार्टी की एग्जिस्टेंस की वजह से। तो वो कहता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को तमीज से समझो, तो आपको समझ आएगा कि फ्रॉड हो सकता है, पर अगर फ्रॉड हो सकता है नहीं हो सकता, उसके लिए फ्रॉड के चैप्टर को रेफर करना पड़ेगा कि वहां पे कुछ हालात वाकयात ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की होगी। या मेरी आईटी कंपनी वाली एग्जांपल में तुम सब बताओगे ऑनलाइन, तो तुम भी आईटी कंपनी वाली एग्जांपल के अंदर
फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का कोई इंसेंटिव था? टैक्स बचाना। पर आपको ये एलिवेट कैसे हो जब आपने बोला कि रिलेटेड पार्टी से ये हिसाब किताब चल रहा है और आपने एनालाइज भी किया, तो फ्रॉड के चैप्टर में यही तो पढ़ा है। पर वो रिलेटेड पार्टी से हुआ था तो उस पर और मोहर लग गई कि फ्रॉड करना आसान है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो हर जगह ऐसे नहीं कि रिलेटेड पार्टी है तो फ्रॉड ही होगा ना, गलत। आप बोलेंगे पहले रिलेशनशिप और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझो, फ्रॉड है या नहीं है। तो फ्रॉड के चैप्टर से कोई चीज निकल के आनी चाहिए कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स थे ना, हाँ या नहीं? ईयर एंड पे सेल बुक हुई है, रिलेटेड पार्टी से हुई है, हाँ। अब हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी मे हैव एंटर्ड इनटू अ फ्रॉड। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपने कह दिया कि अगर रिलेटेड पार्टी तो फ्रॉड होगा, दैट इज रियली रॉन्ग। आप बोलोगे रिलेटेड पार्टी की एग्जिस्टेंस से फ्रॉड आसानी से हो सकता है। इसलिए तो वो कह रहा है रिलेशनशिप को समझो, ट्रांजैक्शन को समझो। जब तुम्हें ट्रांजैक्शन समझ आ जाए तो देखो क्या वो ट्रांजैक्शन किसी उस अलामत की तो निशानी नहीं है कि जो कहाँ बताई गई थी फ्रॉड के चैप्टर में, कि एस्टिमेट्स अनरीजनेबली चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात है, मैं अपनी सब्सिडरी को साल के आखिर में सेल्स कर रहा हूँ और बाद में वापस माल आ रहा है। पर अब आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझा ना, पर ये कनेक्ट किससे हुआ? फ्रॉड से। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का होना लाजमी है इफ यू आर कॉलिंग इट अ फ्रॉड। इस बात को याद रखिएगा कि या तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा या फ्रॉडुलेंट। ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हर कोई यार इजी है मेरे लिए कहना भाई रिलेटेड पार्टी तो फ्रॉड होगा। भाई नहीं हो सकता यार, लाजमी तो नहीं है हर रिलेटेड पार्टी फ्रॉड करे, ऐसा नहीं है। फ्रॉड के लिए चैप्टर अलग है, फ्रॉड के लिए चैप्टर अलग है, तभी उसको अलग रखा। मैं तो आज यहां पे कनेक्ट करने आया हूं। मैंने कहा भाई रिलेटेड पार्टी की एग्जिस्टेंस से फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आसान है। तो वो कह रहा है यार नेचर ऑफ, देखो आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन तो वैसे ही समझना है बिकॉज यू नीड टू डिस्क्लोज इट, राइट। वो कह रहा है सोने पे सुहागा ये देख लेना कि अगर कोई इसके अंदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर छुपा हुआ है तो देयर माइट बी अ रिस्क दैट रिलेटेड पार्टी माइट हैव आल्सो बीन इन्वॉल्वड, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कमिट फ्रॉड इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी बिकॉज दे ऑपरेट थ्रू अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताया था ना कि यूएस में, दुबई में, यूके में अब ट्रांजैक्शन घूम रही है, कैसे ही पिक करोगे? मैं तुम्हें चलो एक और एग्जांपल दूं मजे की। हुआ ये था कि एक पाकिस्तानी कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी, में नाम नहीं लूंगा। अच्छा पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? जल्दी से हाँ जी। अब देखो मुझे कह रहे हैं सर इस पर कैम आएगा क्योंकि हम मैनेजमेंट से काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। कहाँ डिस्कशन की मैनेजमेंट से? ज़्यादा बातें की हैं? हाँ तूने की होगी अलग से भाई जाके इधर। भाईजान याद देखो हर चीज़ में कैम आएगा जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो, हाई एस्टिमेट्स और जजमेंट्स हो, या तो सिग्निफिकेंट इवेंट। और आप वो पैरामीटर भूल जाते हैं तो आप खुद नुकसान करेंगे अपना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं कॉम्प्लेक्स, अबे भाई बोले 3 जगह से कॉम्प्लेक्सिटी क्या? 10% उससे 10% उससे 12 इनवॉइसेस वेरीफाई कर ली, खत्म कहानी। काय का कॉम्प्लेक्स? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आपने ऐसा तो नहीं कंक्लूड करना, सिनेरियो देख के करना है। चलें अच्छा आप जरा बात, सर मैंने थीम नहीं पिक हो रही। अच्छा सर मेन थीम नहीं पिक हो रहा इस आयजा का, सिंपली बता दें सर। अच्छा भाई वाह भाई, अब तक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चल रहा था। अच्छा भाई मुझे एक बात बता दो, अब मोहम्मद हजील को ये बता दो कि मेन थीम इस आयजा की है क्या? सबसे पहले तो वो आपको कह रहा है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को और अच्छा जल्दी से इसको बताओ, मेन थीम रिलेटेड पार्टी और रिलेशनशिप के ट्रांजैक्शन को, रिलेशन को समझना क्यों है? डिस्क्लोजर देना है। क्या देना है? क्योंकि हर एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड होना चाहिए और अकाउंट फॉर होना चाहिए और डिस्क्लोज होना चाहिए। और अकाउंट फॉर भी ऐसे होना चाहिए जो ट्रू सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? रेवेन्यू पूरा तो मतलब रेवेन्यू पूरा, लोन तो मतलब लोन की शक्ल में आना चाहिए, उसको एक्सेसिवली पीपी की ओवर स्टेटमेंट के जरिए नहीं दिखाओ। ये हो गया ट्रू सब्सटेंस। तो पहले बताओ, यही तो मैं सुबह से बातें कर रहा हूं हजील, इसमें क्या और मैं बताऊं कि मेन थीम क्या है। फिर आज तो मैंने आपके लिए सिर्फ आपकी मोहब्बत में एक और काम किया। आज तो देखो गुस्सा भी नहीं आया क्योंकि कल बच्चे ने मुझे कहा था गुस्सा कर रहे थे, तो आज मैंने बोला मैं वादा करके आया अपने आप से कि मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आप जितने भी नुक्तों वाले सवाल करें मैं आपको जो है प्यार से जवाब दूंगा। चलें
अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, प्लीज सुनिएगा इधर। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जैसे कह रहे हैं कि भाई थीम, तो पहले बताओ थीम समझ आती है? फिर मैंने एक स्टेप आगे जाके तुम लोगों की मोहब्बत में सिर्फ ये कहा कि आओ मैं तुम्हें फ्रॉड से लिंक करके बताता हूं। मैंने कहा क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का होना इटसेल्फ ये सजेस्ट करेगा कि वो फ्रॉड है या हालात वाकयात? अच्छा वो हालात वाकयात कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉड के चैप्टर से, क्योंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर वहां बताए गए। एग्रीड? तो ये तो वो कहते सर अब क्लियर हो गया सर, ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर विद रिलेटेड पार्टीज। तो यही तो कल से यही बात कर रहे हैं। वे गुस्सा कर रही है, हम कह रहे हैं हमें गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा आज ना, मैं करूंगा गुस्सा, सही है जी, क्योंकि मैंने कल वादा किया था। चले, पर कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे मिस हो गया तो कोई मसला नहीं है, हमारा तो काम ही यही है कि बताना, रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक तुम मतलब पेपर पास ना कर लो, सही है? चलें, खैर। अच्छा शेजिल भी मार्केट में आ गए सर मैं एग्जाम्पल मेरी रहती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सर अगर रिलेटेड पार्टी से इममटीरियल ट्रांजैक्शन है एंड वो डिस्क्लोज नहीं है तो वो मिस स्टेटमेंट तो होगी बट अनमॉडिफाइड, ये मैंने कल उसको बताया था, इसी को ही बताया था मैं हंस के कह रहा हूँ, मैं इसी को ही बताया था मैंने, सही है? तो आप ही को बताया था बेटा, आप ही को बताया था, आप ही वो शख्स हैं जिस पे मैं तपा भी था थोड़ा सा और गुस्से में बताया था, पर आज मैं नहीं खैर है, कसम खाइए। तो मेरे ख्याल से आप ही वो व्यक्ति थे जिसको मैंने ये बात बताई थी। जानी मैं किस तरीके से, मतलब मैं आपके पास आके कहूँ, आपके करीब आके कहूँ, मैं कैसे कहूँ, सही है कि आज मौसम अच्छा है तो पता तुम उसकी गोद में क्यों बैठे हुए हो, सही है? चलें तो अच्छा अब सारी बातें एक जगह, मेरे भाई का सवाल रह गया था जी, नहीं हाँ मैं सॉरी मैं भूल गया था जल्दी, हाँ जी। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ये है एनी पर्सन और एंटिटी रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी, बट वो कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो रिलेटेड कब कहलाएगा। स्टैंडर्ड खुद कह रहा है आई विल टेल यू व्हेन दैट एंटिटी इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, व्हेन देयर इज अ कंट्रोल, व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये सुनना जानी, हाँ जी। किसका? कॉम्पिटिटर कंपनी का कैसे इन्फ्लुएंस होगा? रिलेटेड इंपैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कॉम्पिटिटर आया, अच्छा कॉम्पिटिटर आके तुम्हें बोल रहा है ये एंट्री बुक करो, करोगे? हाँ पहले बात सुनो मेरी, करीब आके सुनो, मैं कह रहा हूं अगर आपको कॉम्पिटिटर, देखो इन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस का मतलब इन्होंने बहुत गलत पिक किया। वो कह रहा है कॉम्पिटिटर के आने से भी तो इन्फ्लुएंस होगा, कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रेशर होगा, इंपैक्ट, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कॉम्पिटिटर आके तुम्हें कहे जानी एंट्री तो कर, कॉम्पिटिटर ने तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा, कॉम्पिटिटर ने तुम्हारा हाथ उठाया और नंबर 10 पे रखा, बोला 10 रुपए की एंट्री मारोगे? एंट्री की बात कर रहा हूं इधर। अच्छा तो कहने का मतलब है कोई कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बात, जैसे बचपन में इसको कबूतर के लिए लेके जाते थे इधर, सही है? तो चलें खैर एनीवेज। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, पहले बताओ बात समझ आ गई? तो आपने इन्फ्लुएंस का मतलब गलत नहीं लेना। कॉम्पिटिटर कैन नॉट इन्फ्लुएंस यू, कैन प्रेशराइज यू बाय हिज एक्ट्स, पर कॉम्पिटिटर आपको ये नहीं कह सकता कि ये एंट्री मारो, ये फ्रॉड करो ना, वो कह नहीं सकता, पर रिलेटेड पार्टी कह सकती है या आप उसको कह सकते हैं। एग्रीड? चलें ओके जी। हाँ भाई देखो इसने लिखा था कि तुम्हारा जो सवाल मैंने सोल्यूशन मैंने तकरीबन मैंने खुद ही चेक किए थे सारे बैठ के कल, तो इन्होंने लिखा था कि सर एज पर आइजा रिलेटेड पार्टी, आजाज के हिसाब से नहीं, आप बोलेंगे रिलेटेड पार्टी कहाँ डिफाइंड है फ्रेमवर्क में, तो फ्रेमवर्क के हिसाब से देखोगे ना रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, तो वो आपने जरा सही करना था। मैंने रीड किया जानू,
तभी तो तेरे को बोला है, तू टेंशन नहीं ले, सही है। चलें, अच्छा अब जरा प्लीज इधर, यानी हाँ वो तो लिखा भी है ना, मैंने लिखा है ना, देखो पूरा। अच्छा भाई एक और सवाल आया जी, तो अनमॉडिफाइड ना, चौथी पूरी कहानी इस पे ही चल रही है कि अनमॉडिफाइड आएगा, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, सही है। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने जानबूझ के किया, तो मैंने, अच्छा इन्होंने कहा कि सर आपने पढ़ाया कि ये प्रोविडेंट फंड का, तो मैंने वो प्रोविडेंट फंड का नाम डाला, मैंने कहा सब देखेंगे बोलेंगे आरपी। नहीं नहीं नहीं, आपने पढ़ा गलत ना, फिर आपने पढ़ा गलत। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका प्रोविडेंट फंड आपकी आरपी है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि रिलेटेड पार्टी होने के बावजूद भी अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी और से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पहले आपने मतलब समझना है, आपकी और रिलेटेड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन, दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बट व्हेन यू आर सेइंग, प्लीज सुनना जानिए इधर, your related party is conducting any transaction with any third party, this is not your transaction। नहीं देखिए, अब होता तो वो आप फिर कहानी अलग लेके जा रही हैं। पहले एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज, यानी बात को तो फिर तू उसकी गोद में बैठ गया, भंगी सुबह से लगा हुआ है यार, तू मुझसे पूछ लियो जानी, प्लीज पहले उसकी कंप्लीट होने दे, एक मिनट रुक जा इधर। अच्छा प्लीज, तो तू पूछ भी लियो, समझ भी लियो सब। भाई देखो इनका सवाल यह है, वापस हमें सवाल पे आ गए, तू फिर बातें कर रहा है इधर। अच्छा हमने ये समझा जो ये कह रही हैं कि सर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है, मैं अगेन बता देता हूं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पहला मतलब समझो, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द रिलेटेड पार्टी, दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कि एक ट्रांजैक्शन जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसकी हो रही है रिलेटेड पार्टी से। अब मेरा सवाल, क्या ये ट्रांजैक्शन मैं एज अ एंटिटी कर रहा हूं? एंटिटी का एम्प्लॉय कर रहा है, किससे? अगर नहीं, पहले कंप्लीट कर लेते ना, फिर आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल देंगे, सही है। अब प्रोविडेंट फंड जो मेरी रिलेटेड पार्टी है वो आगे पैसे पे कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही है, क्या वो भी रिलेटेड पार्टी? वो तो उसका एक्सपेंस है ना। दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी, तो वो जुमरे से बाहर हो गया। अब आपका सवाल पूछें, एम्प्लॉय किसका? तो कंपनी का ही एम्प्लॉय है, अल्लाह की कसम कंपनी का। आप गलत, आपने पिक गलत किया ना। देखिए आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पिक किया। टैक्स में भी आप लोग पेल के आ गए प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट्स, टैक्सेशन में भी है भाई, पैसे जमा होते हैं, टैक्स लगता है, वो दिख रहा है, सही पास हुआ है इधर। चलें अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, जरा आप सोचें, एम्प्लॉय कंपनी का ही होता है, उसके लिए फंड बनाया गया है, अलग ने फंड बना दिया। अब वो फंड की जिम्मेदारी है कि जब वो रिटायर होगा वहां से पैसे जाएंगे, क्योंकि मैं तो अपनी ऑब्लिगेशन खत्म करके वहां पैसे जमा कर रहा था। अब वो जाने और एम्प्लॉय जाने। अब एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरे अगर 50 लाख रुपए वहां पे मौजूद हैं तो वो अपने विड्रॉ करके जा रहे हैं, उसी के ही पैसे हैं, तो वो जाए ना। पर दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रोविडेंट फंड एंड द एम्प्लॉय, नॉट अ प्रोविडेंट फंड एंड द कंपनी। If this would have been between the provident fund and the company, this would have been classified as a related party transaction. Agreed? पक्की बात है। चलो आज फिर एक और कंफ्यूजिंग चीज भेजूंगा, उसमें रिलेटेड पार्टी हो सकता है हो या ना हो, that you guys need to decide। सही है, चलें। अच्छा सर, अगर प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कंपनी के एक्सपेंस पे करने के लिए विड्रॉ किया जाता, भाई देखो अगेन आप, मैं बोल रहा हूं 5000 सिचुएशन डाल दें, एक बेंचमार्क लाइन है, अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज नहीं है, खत्म हो गई बात। तो उसके लिए पहले तुम्हें पहचानना होगा कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, खत्म हो गई बात, और फिर ट्रांजैक्शन। अच्छा ऐसा भी देखो, इस सवाल में जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, प्रोविडेंट फंड अल्लाह की कसम रिलेटेड पार्टी है, पर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं है भाई। ये तो लिखा, सोल्यूशन देखो ना, does this suggest the existence of a related party transaction? I have not asked कि this is a related party or not।
मैं कह रहा हूं कि ये ट्रांजैक्शन क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं पूछा है एग्जामिनर ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल कर लो। क्लियर है, पक्की बात है। तो फिर देख इसके साथ खेल रहा है। इधर चलें सर, कंपनी ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है भाई? वेरी गुड भाईजान, आज ये कर लेते हैं बगैर गुस्से के कि कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है। आप लोग, मैं तो मुझे ये मतलब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है यार, सुन लिया करो भाई। पूरी एग्जांपल अभी दी कि अगर कंपनी और प्रोविडेंट फंड, कंपनी अगर प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रही है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अगर प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को पैसे दे रहा है उनके जाते वक्त या उनके विड्रॉल के वक्त, तो ये ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी नहीं है। मतलब दिस इज एज सिंपल एज दिस भाई। क्या हो गया? मतलब ऑडिट इज द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द कैफ, but we are doing it in a way that this is the first subject of the CAF. स्टिल गुस्सा नहीं आना चाहिए, सही है। चलें, तो मेरे ख्याल से एक चीज़ बता देता हूँ। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि यार जब एक चीज़ बताता हूँ तो मैं तभी इसलिए कहता हूँ फोकस होकर सुनो। अब ये चलसी घर पे लेटा हुआ, इसने बोला चले वो वापस पूछते हैं इससे, सही है। चलें सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा भाई, सवाल राबेल कह रही है कि सर मुझे पता था आपका सवाल फजूल था, पर ना ऑडिटर कैसे फ्रॉड कर सकता है? भाई हम तो मतलब समझें एक इतने प्यारे शख्स हैं कि हम फ्रॉड में मुलव्विस नहीं हो सकते, सही है। तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पे जिम्मेदारी है। अगर आप भी फ्रॉड में मुलव्विस हो जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो मैक्सिमम आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। यानी जो आप ये सवाल अभी वो बोल दिए क्यों, देखें अगर आप ये सवाल कर रही हैं अभी आज कि सही है सर अगर हम फ्रॉड नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो ऑडिटर का फायदा नहीं, ऑडिटर को मना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोड ऑफ एथिक्स। जब मेरे ख्याल से इसके बाद करानी कोड ऑफ एथिक्स चाहिए आपको। आप कोड ऑफ एथिक्स पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो मैंने किया इसके तहत किया है। मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ कोड ऑफ एथिक्स, हम फॉलो करते हैं, तभी तो इतने दुश्मन पाले हुए। किस बात की भाई? बहुत बहुत बहुत। मैं तो ये बताता हूँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जब मैं इस्लामाबाद ऑडिट करने गया था, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, इस्लामाबाद ऑडिट करने गया था, क्लाइंट ने मतलब इस्लामाबाद का सबसे महंगा जिम जो यूफोन फिटनेस का सबसे टॉप नॉच जिम है, वहाँ पे क्लाइंट ने मुझे मेंबरशिप दिलवा के दी, पर मेरे लिए मटीरियल, मेरे लिए क्योंकि मैं इस्लामाबाद का क्लाइंट कर रहा हूँ ना। नहीं तो मैं तो जाता हूँ ना वहाँ पे 2-2 3-3 महीने। पीडीसीएल तो इस्लामाबाद का क्लाइंट है ना, जिसमें यूफोन, टेलीनॉर, यू बैंक, पीडीसीएल पूरा ग्रुप में ऑडिट करता हूँ। चले एनीवेज, तो खैर मेरे लिए मटीरियल है। सुनो, अच्छा अब एक बच्चा कहेगा सर आप तो बिक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिकूंगा तब जब मुझे ऐसा इंसेंटिव मिले जो मेरी औकात से ज्यादा हो, बाहर नहीं हो, ज्यादा हो इधर। अच्छा खैर एनीवेज, सुनो मैं तुम्हें चीज सिखाता हूँ। सुनो, तुम कह रहे हो ना इंडिपेंडेंस, तो मैंने कहा उसने मुझे जिम फराम किया, मैं मेरियट में वहाँ पे रुकता हूँ, सही है, जो भी है हिसाब किताब, सही है। वहाँ से अपनी क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ। वो नेट मुझे जब पहली बार गया था तो मुझे पूरा उन्होंने एक बंगला करा के दिया था, जिसके अंदर मेरी पूरी टीम थी, जिसके अंदर मैंने पूरा लैपटॉप और ये पूरी स्क्रीन वगैरह लगाई, नहीं जैसे मैं क्लासेस ले रहा था। लास्ट बैच की बात करता हूँ, पूछ लेना किसी भी, लास्ट बैच में यही हुआ था। अब सुने, अब ये सारी चीज़ें कराने के बाद मैंने उनकी 25 मिस स्टेटमेंट्स निकाली, 6.5 बिलियन की इक्वलेंट। तो अब मैंने कहा कि भाई, तो वो मुझे कुछ भी नहीं कह सकता, वो उसको पता है कि भाई अच्छा ये तो वो कह रहा है ये करने के बाद ये हाल है, ये ना ही किया होता तो क्या ही होता। मैंने कहा उसको ये बात, अच्छा वो तफरीह में कह रहे थे पर उनका कोई ऐसा एक एरर था। देखो एक फ्रॉड और एरर में आपको फर्क समझ आता है कि भाई इंटेंशन और एक अनअवेयरनेस अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने उसको अलग पैरामीटर से देखा तो वो अलग बात थी। चलें सुने, अब उनको ये बात पता है, अब उन्होंने बोला भाई यार ये करा के मतलब ये वाली हरकतें हैं तो मतलब क्या ही होता। मैंने कहा भाई देख, तुमने सबसे बड़ी गलती ये कि मुझे कंफर्ट दे दिया। जब मैं कंफर्ट में होता हूँ ना तो मैं काम करता हूँ ज़्यादा। मुझे मेरा कंफर्ट क्या है, मेरी क्लासेस, मेरा जिम, मेरे रिव्यू सब एक ही जगह चल रहे थे। तो यहाँ से निकलो मेरा घर सामने, यहाँ से निकलो जिम, ये रहा क्लाइंट। तो मैंने कहा तुमने तो मुझे इतना कंफर्ट दे दिया कि मेरे टाइम ही टाइम था। तो जब टाइम ही टाइम था तो मैं तो फिर रिव्यू करता गया, आपके एक एक जीएल में किया, जेई टेस्टिंग की, जनरल एनालाइजर्स लगाए, तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। नहीं मेंबरशिप ख़त्म नहीं, इतनी तो हिम्मत नहीं है उसकी इधर। खैर अगेन, तो मेरी शराइत थी, मेरी शराइत ये थी कि भाई अगर मैं ऑडिट करूँगा तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब क्लाइंट नहीं करता तो फर्म करती,
अगर फर्म भी करती है तो बिल किसको करती है? उसने बोला हम ही करा लेते हैं। सही है। खैर, तो एनीवेज, तो कहने का मतलब जानी ये है। अच्छा, खुबैब कह रहे हैं कि सर एक मिनट सुनिएगा भाई, ये चौरंगी नहीं आई है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोड ऑफ एथिक्स कोई फॉलो नहीं करता, ये मेरे फ्रेंड कहते हैं, सीनियर बताते हैं। देखो वो सीनियर ही फारिग है, सही है। तो भाईजान ऐसा हो नहीं सकता। और आप अगर इंशाल्लाह मेरी टीम में आते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस क्या होती है। पहले तो दिमाग से पागल करूंगा आपको कि काम क्या होता है, और फिर बताऊंगा कि कंप्लायंसेस क्या होती हैं। पर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन ना, वहां पे तो गुस्सा, वहां पे कोई माफी नहीं है, वहां पे तुम जल्लाद। हाँ, वहां पे माशूका नहीं, ये माशूका क्लास में हो तुम जैसे ही स्टेप आउट करोगे, तुम कभी हुज़ैफा से पूछना, वो मतलब ही इज़ वेरी डियर टू मी, मतलब वो मेरा सिखाया हुआ बच्चा है, प्रॉपर उसको ट्रेन किया है मैंने। जब वो काम की बारी आती है ना, तो मतलब मैं कवर भी खोद देता हूँ, सीधी सी बात है। तो ये सीखने के लिए तो काम अलग है, प्रोफेशनलिज्म अलग है, टीचिंग अलग है। तो यहाँ पर सही एज अ छोटा भाई तुम लोगों को ट्रीट करता हूँ बहन, और मैं फिर समझता हूँ कि इस बात को कि डांट डपट होती है, कभी कभार आप बैक फुट पे आते हो तो सही चलता है, बट ऑफिस में कोई माफ़ी नहीं है, वहाँ पे तो बस वी आर प्रोफेशनल्स। हाँ, वैसे ही व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस, आप दोस्त हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, पर काम के वक्त काम टोन अलग होती है। तो वो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे या कभी इंकाउंटर करेंगे तो आपको समझ आएगी। चले एनीवेज अभी हम बगैर जी जानी सवाल। देखो, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉय अदर देन डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सनल तब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, सिंपल। सही है, तो हमने वो तो कंक्लूड किया हुआ है ना। तू पूछ भाई जल्दी। सब्सिडरी और प्रोविडेंट फंड की ट्रांजैक्शन हो, इससे तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम किसका ऑडिट कर रहे हो? पेरेंट का। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? सब्सिडरी और प्रोविडेंट फंड के बीच में। तो अगर सब्सिडरी और प्रोविडेंट फंड के बीच में हो रही है, जो सब्सिडरी का ऑडिटर है, तो फिर तुम्हें क्यों पंचायत है? एग्रीड। तुम ये देख लो तुम ऑडिट किसका कर रहे हो। एग्रीड, ये कॉन्सेप्ट है। चलें, अच्छा भाई सर दुआ करने से डैम में क्लियर हो जाए। चलें, हाँ ये दुआ आप सही है, सब लाइन पे आ गए। चलें इधर प्लीज फोकस के साथ, जल्दी से इधर फोकस। अच्छा, मैं खाली इसके सोल्यूशन को रीड कर रहा हूं इधर। द ट्रांजैक्शन अकर्स बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द फंड वेयर द एम्प्लॉय इज असेसिंग देयर ओन अक्रूड बेनिफिट्स। इसको आप 10 तरीकों से लिख सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो है फंड और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें से वो अपने बेनिफिट्स अवेल कर रहा है, एंड दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा आगे, सिंस द पेमेंट इज द लेजिटिमेट डिसबर्समेंट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड टू द एम्प्लॉय एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी preferential treatment or special term that would indicate a conflict of interest, it does not meet the criteria for disclosure as a therefore it is not required to be disclosed separately in the। ये जो बीच का मैंने हिसाब किताब लिखा है ना, ये नहीं भी लिखो तब भी कोई मसले वाली बात है ही नहीं। आप सिंपल लिखें, सिंस दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द प्रोविडेंट फंड एंड द एम्प्लॉय, दिस इज नॉट अ and is not required to be disclosed in the financial statements and it will not impact our audit opinion। बस खत्म, इतनी सी बात। सही है, आगे। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों को ये बात समझ आती है? जल्दी से जानी सारे बच्चे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। प्लीज सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव रीड कर लो फटाफट, इधर भी थोड़ा सा स्पीड में ये चीजें क्लियर करनी है अभी हमें। ये अच्छा पहले बताओ, अब लिंकेज हो गई फ्रॉड की, रिलेटेड पार्टी की, मकसद समझ आ गया। अच्छा अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लो जो लिखा हुआ। ऑडिटर प्लीज सुनना इधर, ताकि आप एक से एक चीज कनेक्ट कर पाए। मैं जब ये पहला पेज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो रिलेटेड पार्टी पे बनाया गया, उसका पहला पेज है ये। उस पर लिखा हुआ है मकसद क्या है स्टैंडर्ड को बनाने का। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड, दोनों मतलब समझ आते हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है, टू असेस। अबे तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो फ्रॉड के चैप्टर में, पर यह कहता है कि इससे मोहर लग जाती है कि हो सकता है। पहले बताओ बात समझ आई? तो ये हमने कनेक्टेड रखा। तो बोले फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो यहां बताया नहीं गए भाई, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कहां बताया गया वहां। तो पहले बताओ कनेक्शन समझ आया, हाँ या नहीं? मैं अभी आफिया एग्जांपल देता हूं अपनी, वो एक और एग्जांपल थी वो दे दूंगा आगे, किसी एग्जांपल से जुड़ा के ना, वो देता हूं अभी आगे। अच्छा मैंने कहा टू असेस वेदर देयर आर एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर और नॉट। पहले बताओ ये कहानी का मतलब समझ आता है कि वो कह रहा है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझो। हो सकता है कि तुमने जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट की थी वहां से कुछ निकल के समझ आए कि अबे हाँ यार ये तो उसके साथ हुई होगी। याद है वेयर एंड हाउ?
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड, बट दिस कुड बी ड्यू टू रिलेटेड पार्टी या इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो वो ये कह रहा है ये करो, तो इसलिए मेरा रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी है। चलो अच्छा, आप दूसरा पॉइंट देखो, एंड टू कंक्लूड वेदर, यानी मुझे नतीजे पे पहुंचना है कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन मौजूद हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है। इसकी कोई एग्जांपल देते हो, मैंने 10 बार बताई है। पीपी वाला एग्जांपल, दूसरा आईटी सॉफ्टवेयर वाला कंपनी वाला एग्जांपल। तो वो ये तो कह रहा है, वो कह रहा है पहले रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को समझो और देखो क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिलते हैं तो भाई फिर ये देख लो कि वो ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं है जो मिसलीडिंग और फेयर प्रेजेंटेशन ना कर रही हो। पहले बताओ बात समझ आ रही है। और मिसलीडिंग का मतलब ये है कि जो एक्चुअल सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है वही नहीं दिख रहा हो, जैसे कि रेवेन्यू का कम बुक होना, बिला वजह गेन बुक होना। तो पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है। तभी मैंने कहा था आते के साथ ही कि मैंने जो कल एग्जाम्पल्स पे टाइम लगाया था वो अब सिर्फ रीडिंग बाकी है। क्लैरिटी है। चलें आगे। फिर वो कह रहा है जहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे इन पाकिस्तान IFRS भी है, कंपनीज एक्ट भी है, वो कहता है अगर वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट को बोलता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, देखो क्या लिखा हुआ है आगे, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है टू ऑब्टेन, क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अबाउट वेदर related party relationship and have been appropriately, यानी आइडेंटिफाई हो जाए और आइडेंटिफाई होके अकाउंट फॉर भी सही से हो जाए और फिर डिस्क्लोज भी हो जाए। यही तो तुम्हारा मकसद है, इसी के लिए तो काम कर रहे थे। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है। तो भाई अब आपको इस स्टैंडर्ड के वजूद में आने का मकसद समझ आ गया कि हम किस तरीके से इसको लिंक कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और बेसिकली तुम मुझे बताओगे कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करनी है, ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, फ्रेमवर्क से। तभी मैंने मना किया था कि आइजाज का नाम, आइजाज तो ऑडिट करने का तरीका बताते हैं, अकाउंटिंग क्या कौन बताता है, फ्रेमवर्क। एग्रीड है। चलें तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों प्लीज एक साथ सारे बच्चों क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कल इस पे टाइम लगाया था पूरी क्लास में कि ये समझा पाऊं, जल्दी से जानी, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब मैंने कहा अगर मैं इस रिलेटेड पार्टी के चैप्टर को देखूं तो मुझे इसमें कवर क्या क्या करना है। पहला चीज देखते हैं, इधर फोकस कर देखो ये लिखा हुआ, हाउ टू असेस रिस्क आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड, यानी मैं ये बताऊंगा तुम्हें पहले कि मैं ऐसा क्या काम करूं। अच्छा वो कह रहे हैं अब्दुल मुहीत के थर्ड वाली थोड़ी अनक्लियर है, बस सबसे आसानी वो ये चौथी तेरे को यही अनक्लियर है। सुनो, वो कह रहा है अगर आपको फ्रेमवर्क ये कह रहा है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज होने चाहिए, तो फिर आप पे वाजिब है कि एविडेंस लोगे किस चीज पे, कि सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई भी हो गई हो। अच्छा सारी आइडेंटिफाई हो गई हो, विच असर्शन इट इज केटरिंग, कंप्लीटनेस। बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों, प्लीज बताओ बात समझ आ रही है। क्योंकि जब फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है कि सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होंगी तो मतलब मैनेजमेंट दावा कर रही है कि सारी हो चुकी हैं, तो फिर आप मेक श्योर करोगे कि सारी हुई या नहीं हुई। एग्रीड। अच्छा अगर मैनेजमेंट आपसे छुपा दे, ना बताए, तो वो तो फिर एक लिमिटेशन है। आपको रीजनेबली काम तो करना है ना, अपना काम पूरा करना है और हमने उससे लिखवा भी लेना है। क्लियर है। चलें अच्छा मुझे बताओ भाई अब्दुल मुहीत क्या ये बात क्लियर है जल्दी से। ओके हाँ इस पे भी लेंगे कि आपने मुझे सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बताई हैं। अच्छा अब तक वैसे अगर एक एक करके याद करें तो अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम ये लिखवाते हैं, क्योंकि मैं एक समा बनाना चाह रहा हूँ उसका, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये लिखवाएंगे आखिर में, ये तुम लोगों ने हाँ या ना में जवाब देना है। हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या आखिर में मैनेजमेंट से ये लिखवाएंगे कि आपने हमें सारा डेटा प्रोवाइड किया, कंप्लीटली प्रोवाइड किया? नहीं, अब ये चीज एंगेजमेंट लेटर में बोलते हैं आप डेटा देंगे, अब बोल रहा हूं कि आपने कंप्लीटली डेटा प्रोवाइड कर दिया। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पक्की बात है। तो चलें ये तो हो गया एक जेनरिक रिप्रेजेंटेशन कि आपने कहा कि आपने सारा डेटा प्रोवाइड किया, और ये भी हमने उससे पूछा सुनना कि आपने जितना डेटा प्रोवाइड किया वो एक्यूरेट था।
और वो कंप्लीट था, ये सारी लिखवा लिया, ये पहली चीज़ हो गई। फिर मैं उससे दूसरी चीज़ लिखवाता हूँ, अगर कोई मिस स्टेटमेंट थी और इमटेरियल थी, मैं सारी लाइन से डालता हूँ और मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप इस पर साइन करें एंड कंक्लूड करें कि यू कंसिडर दीज मिस स्टेटमेंट्स टू बी इमटेरियल। इस पर भी रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं मैनेजमेंट से पता है क्या कहता हूँ, रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूँ कि यू हैव डिस्क्लोज टू अस ऑल द फ्रॉड दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय यू। अच्छा, हमने तो उससे पूछा था ना कि आपका असेसमेंट क्या है, तो हमने लिखवा लिया, यस हमारे ऊपर कोई बल्ली नहीं, हमने फिर भी काम किया था, तो हम कह रहे हैं कि जो उसने बताया था उस पर काम किया है, एग्रीड। तो हम बोलेंगे जो भी फ्रॉड के इंस्टेंसेस थे आपने वो पता थे तो आपने मुझे बता दिया, ये मैंने उससे लिखवा लिया। ये हैं अलग अलग आइजाज की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस, एग्रीड। अच्छा, अब आगे सुने। फिर मैंने ये कहा कि अगर कोई फ्रॉड था और कोई मिस स्टेटमेंट थी तो वो सही हो गया, ये भी लिख के दो आप, क्योंकि वो कह रहा था ना मैंने सही कर लिया है, तो ये भी लिखवा लो। अच्छा, फिर मैं उसको कहता हूँ जब मैं रिपोर्ट साइन करवाऊंगा, यानी जब मैं रिपोर्ट साइन कर रहा हूँगा और मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो उसको मैं कहूँगा आप ये लिख के दें कि आपने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन मुझे बताई और वो अकाउंट फॉर भी हुई हुई हैं और डिस्क्लोज भी हुई हैं। अकाउंट फॉर भी हुई हुई है, आइडेंटिफाई भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गई और वो ट्रू सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किससे लिखवाऊंगा? अब एक सोने पे सुहागा बात करने लगा, पहले बताओ रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ आ रहा है? पक्की बात है। अच्छा आगे सुने, ये कंक्लूजन है, फाइनल चीज लिखवा रहा हूं उससे। अच्छा आगे सुनो। अच्छा, अगर ऐसी कोई चीज ऊंच नीच होगी ना, साइन नहीं करेगा बंदा, क्योंकि वो कल को वही फंसेगा जिसने साइन किया है, तो ओनरशिप आती है। अच्छा, फिर एक और चीज, अगर आप उससे साइन करा रहे हो तो क्या ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे या वो एडिशनल एविडेंस है? सोल एविडेंस नहीं है। आपको पता है बातों बातों में रिटन रिप्रेजेंटेशन चैप्टर हो गया है, अल्लाह की कसम यही है उसमें। वो तो आगे चलते रहोगे तो कि नहीं फ्रेमवर्क के तहत अकाउंट्स बनाए। इसमें एक और चीज़ आती है, वो इंगेजमेंट लेटर में आता है, इसमें सिर्फ एक और चीज़ आती है, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक और चीज़ आती है कि आप सिर्फ ये कहते हो कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए जो इफेक्टिव थे, ये भी लिखवा लेते हो उससे कि आप रिस्पॉन्सिबल थे एफएस बनाने के लिए, सही है, फ्रेमवर्क के तहत तो आपने सारे कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए जो कि ज़रूरी थे, वो आप लिखवा लेते हो। अच्छा, ये कर करके आपने कहा कि भाई देखो, एक इंतहाई फजूल बात है कि मैं उस चैप्टर में जाके एक करके वापस से चीज़ें यही रिकॉल करूं जो अलग अलग जगहों पे आ रही है, वो फजूल चीज़ है। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि याद भी हो जाए। हाँ, अब एक बच्चा मुझसे पूछे कि वो कह रही है एक बात है, बोल बोल के आपने बाकी चैप्टर भी निकाल दिया, तो मैंने तो मटीरियलिटी भी निकाल दी है, वो तो पूरा ही हो चुका है, सही है ना? तो इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं समझ रहे आप कि वो 2 चैप्टर हो चुके हैं, वो 2 चैप्टर हो चुके हैं और वो आपको मैं दूंगा, वो आप देखेंगे, सिर्फ सुनेंगे, अभी मैं दे दूंगा आपको फ्रेश। उसमें सिर्फ आपने, मैं प्लीज रिपीट कर रहा हूं, देखो मुझे उसमें आप खाली ऐसे ट्रैवल करते हुए सुनते हुए जाएंगे ना, आपको वो बात क्लिक हो जाएगी कि वो हुआ है पूरा, जितना उस चैप्टर में पढ़ा है ना उससे ज्यादा मैंने रिपोर्ट की क्लास में करा दिया। 2x पे सुन लेना बस, एग्रीड। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तुम लोगों के लिए, क्योंकि हम बिला वजह टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एक चीज़ है जिसको मैंने प्रैक्टिकली कवर करा दिया है, मैं क्यों उस पर वापस से टाइम लगाऊं जबकि ऑलरेडी वो कवर्ड है, सही है? चलें, तो 2 चीज़ें हो गई, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन और एक मटीरियलिटी, इससे ज़्यादा नहीं। जो मेरे पे है वो मेरे पे है, 0 से आखिर तक फिजिकल लाइफ, सही है? चलें, हमने कहा कि चलें भाई ये बात समझ आ गई, चलें प्लीज़ अब फोकस के साथ इधर। अब मैं, अच्छा एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें दूंगा बिफोर वी गो फर्दर ना, मैंने एक समरी रिकॉर्ड की तुम लोगों के लिए कल बैठ के, जिसके अंदर ये है कि एक ही समरी है रिपोर्ट की, जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर ये ओपिनियन होगा तो रिपोर्ट के किस पैरा में क्या लिखेंगे, वो देख लोगे तो मैं पूरी रिपोर्ट की चेंजेस की ग्रिप आ जाएगी। एक तो स्टैंड अलोन रिपोर्ट है जो सीधी सादी है। अब एक बच्चा कहता है कि यार अब अगर मॉडिफाइड ओपिनियन तो कहां कहां चेंज आएगा, वो चेंजेस रेड से हाईलाइटेड है, सही है? वो तुम्हें आज मिल जाएगी समरी, सही है? वीडियो भी और वो पीडीएफ भी दोनों दे दूंगा मैं। भाई एक एक करके ना, ये तो रुक जाए, इस पे देता हूं, पहले ये कवर कर लो। IAS 24 में दूंगा भाई, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। पर मैं कह रहा हूं अभी जो मेन मुद्दा है वो क्या है?
रिटन रिप्रेजेंटेशन, मटीरियलिटी और समरी। वो समरी तुम्हारे लिए बहुत लाजमी है, बस वो दे दूंगा मैं। और अच्छा, इस कोई भी लेक्चर जो समरी है ना वो आधे घंटे से ऊपर की नहीं है, उसमें सब कवर्ड है, सही है। तो चलें वो देख लीजिएगा प्लीज। चलें, पर ये तुम लोगों के लिए कि भाई सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाएंगी, क्योंकि मुझे उस दिन मैंने देखा एक बच्चे ने बोला कि सर ये जब मैंने एडवर्स दिया है तो ये रिपोर्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो वो याद करना पड़ा, तो मैंने कहा एक जगह कर लेते हैं उसको, तो वो दे दूंगा। चलें अब आगे चलें, अब इधर प्लीज प्लीज इधर सुने। हमने कहा कि रिलेटेड पार्टी के स्टैंडर्ड के अंदर जानी, भाई तू उसकी घर ले जाइए उसको बाद में, इधर रुक जाए 1 मिनट यार प्लीज। अच्छा तो तू उसको ले जाइए इधर, चल भाई इधर जल्दी। अच्छा अब प्लीज यार फोकस करा, क्योंकि 1-2 चीजें यहाँ पे करनी है। हमने ये कहा कि इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर क्या करना है, पहले फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हैं। पहली चीज हमें ये देखना है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना कैसे और ट्रांजैक्शंस को कैसे पकड़ना है। वो जो उसने बताई, जो बता दी तो वो तो पता है ना। अच्छा फिर आगे ये रहा, अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिली है, ये सेल्फ इस बात का सबूत है कि रिस्क है कि रिलेटेड पार्टी हो सकती है। अच्छा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी हो सकती है, एग्रीड, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पहले बताओ ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चों। दूसरी चीज, फिर तीसरा, अगर आपकी नजर में ये दोनों काम करके, मैं बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, उस पर फोकस करना, मिस आउट नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि दोनों काम करके अगर आपको एक रिलेटेड पार्टी मिल जाए जो मैनेजमेंट ने पहले, तो फिर आपका जो रद्द अमल है वो क्या होगा कि अगर उसने नहीं बताई, उसने लिस्ट प्रोवाइड की, उसमें नहीं आ रही, आपको पता लग गया, तो आप क्या करोगे? नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि आपने कुछ काम करने हैं, वो है। मैं वैसे ऊपर से बता देता हूं, आप पहले सबको बुलाओगे, सबको बता दोगे कि ये रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपने अपने हेड्स में काम कर रहा है, सब चौकन्ने हो जाएंगे कि इससे रिलेटेड पार्टी है, सब एक साथ कर लो। यस, जैसे हमने बताया था एक्सपेंस का, सबको एक साथ। पहले बताओ बात समझ आ रही है? वो यहां से आ रहा था कि अगर तुम्हें रिलेटेड पार्टी मिली जो कि उसने बताई नहीं थी, तो फिर बाकी टीम मेंबर को भी बताओ, तो उस पर कुछ प्रोसीजर्स हैं वो आते हैं। तो पहले बताओ 3 चीजें। पहले हमने किस पे काम करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन। दूसरा, हमें अवेयर रहना है, अच्छा ये दोनों काम करके हो सकता है, तो फिर उसके बाद क्या करना है वो सीखना है। और फिर चौथी चीज ये है कि अगर ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी हो, रिलेटेड पार्टी के साथ ही, तुम्हें पता था रिलेटेड पार्टी है बट ट्रांजैक्शन नहीं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या करना है? ऐसे ही आपको पता था रिलेटेड, देखो दोनों में फर्क है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले वाले केस के अंदर तुम्हें पता लगा कि रिलेटेड पार्टी है और उसने बताई, यहां पे पता था, और पता होते हुए ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड द, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर की अलामत होती है। ये भी पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आ रही है? तो कह रहा है तब क्या करना है, ये सीखोगे यहां पे। और फिर आखिरी में वो कह रहा है, अगर मैनेजमेंट दावा कर रही है, अजर्ट कर रही है कि सारी ट्रांजैक्शन मेरी मार्केट प्राइसेस पे हुई हुई हैं, तो फिर आपका चेक करना फर्ज बन जाता है। देखो क्या लिखा हुआ, इफ मैनेजमेंट अजर्ट दैट द ट्रांजैक्शन हैव बीन कंडक्टेड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। तो मुझे बताओ, जो आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब है कि जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, तो अगर मैनेजमेंट ये एफएस में लिख रही है, इसका मतलब है आपका चेक करना फर्ज है। अच्छा व्हाट इफ मैनेजमेंट नहीं लिख रही, तो फिर नहीं करोगे, क्योंकि वो कह रही है कि भाई आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो मैं खुद कह रही हूं नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं आर्म्स लेंथ पे क्यों नहीं है रिस्क? बोल रहा है भाई जब मैं कह ही नहीं रहा तो आपको चेक भी क्यों करना है? एग्रीड। तो पहली 2 बातें। अच्छा अब तुम ये कहोगे कि सर जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अनयूजुअल डिस्काउंट, वो भी तो आर्म्स लेंथ पे नहीं है ना, वो भी तो आर्म्स लेंथ पे नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मना नहीं है करना। अगर मैनेजमेंट ना करके लिख, अगर मैनेजमेंट आर्म्स लेंथ पे नहीं कर रही और लिख रही है आर्म्स लेंथ पे, तो फिर गलत है, फिर मिस स्टेटमेंट है। मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूं। यानी भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट ने आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन की है और वो लिख रही है, तो फिर आपका फर्ज बन जाता है ये भी चेक करना कि जो जो आर्म्स लेंथ पे नहीं है, फिर वो सारी मिस स्टेटमेंट कहलाएंगी। एग्रीड? कि वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? तो मुझे बताओ, तो आपका फर्ज कब शुरू होगा? यस। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने अनयूजुअल एक्सेप्शनल डिस्काउंट्स दे दिए,
आर्म्स लेंथ पे तो नहीं है और वो डिस्क्लोज नहीं कर रही, तो सही है। नहीं 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 नहीं, नहीं कर रही, मतलब ये नहीं लिख रही कि आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन की है, तो फिर तो सही है। हाँ, सिर्फ डिस्क्लोज कर दो ट्रांजैक्शन की ये हुई है, खत्म। और फिर आप खाली ये देख लो कि कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है उसके अंदर, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है ऑनलाइन वालों, आप सबसे मैं पूछता हूं, ये क्लैरिटी भेजे में होनी चाहिए कि अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है और आर्म्स लेंथ पे नहीं है और वो नहीं लिख रही, तो इसका मतलब है आर्म्स लेंथ पे की है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी चाहिए जो हुई है। अब आर्म्स लेंथ पे नहीं लिख रहा तो आप उसको ये कहोगे कि भाई आर्म्स लेंथ पे क्यों नहीं की? वो कह रहा है भाई जब मैं कह रहा हूं कि मैं करता ही नहीं आर्म्स लेंथ पे तो मैं लिख ही नहीं रहा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? आपको पंचायत कब शुरू होगी? जब वो लिखे कि ऑल द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर्म्स लेंथ पे हुई है। और आर्म्स लेंथ का मतलब ये होता है कि वो प्राइस जो बाकियों के साथ भी तय हुई है, मार्केट प्राइस, कोई कंसेशन कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर पीपी मार्केट में 500 मिलियन का तो मैंने भी 500 मिलियन का बेचा, अगर मैं अपने गुड $100 के बेचता हूं तो उसको भी डिस्काउंट 10% देता हूं, उसको भी आर्म्स लेंथ, सबके बराबर इक्वल। बात समझ आती है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ बात समझ आती है? जल्दी से जानी सारे बच्चे, क्लैरिटी है? जल्दी से सारे, बेहतरीन। चले ये तो हो गया, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सर अगर आर्म्स लेंथ अजर्ट करे और डिस्क्लोज ना करे, हैं भाई एक मिनट, आर्म्स लेंथ अजर्ट करे और कौन सा डिस्क्लोज ना करे? मतलब अजर्ट करेगा तो मतलब डिस्क्लोज करेगा ना, क्या बताएगा? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है जब तक वो लिख नहीं रहा, जब तक वो लिख नहीं रहा, मतलब ये कैसा दिमाग चल रहा है भाई? वो गुस्सा तो आज करना ही नहीं है, खैर, बट कहने का मतलब है भाई क्या चल रहा है यार ये, मतलब चलें। अच्छा, मीन सर अजर्ट ना करे और डिस्क्लोज भी ना करे। अबे कैसी बात, पहले भाई पूरी एग्जांपल कर लेते हैं। शेख साहब तुम ये कह रहे हो कि मीन सर अजर्ट ना करे और डिस्क्लोज, भाई भंगी कैसी बात कर रहा है? अजर्ट करने का मतलब यह है कि डिस्क्लोज करेगा, और अजर्ट नहीं कर रहा तो मतलब डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा। तो एक चीज एफएस में नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है वो दावा नहीं कर रहा, तो आपको चैलेंज भी नहीं करना। बगैर तो इतनी सी बात है भाई, ये तो है तेरे साथ ही घूमता है आजकल इधर। अच्छा, वो तो मेरे को पता है, ये देख रहे हो, मेंशन ना करे तब भी मींस आर्म्स लेंथ होगी ट्रांजैक्शन। अबे यार कैसी फजूल बात कर रहे हो यार, मतलब क्या, मतलब अगर लड़कियां नहीं होती ना यहाँ पे बैठी हुई क्लास में, मैं तुम्हारे साथ भी तो अच्छा इधर सुनो यार, देखो अमजद कह रहा है कि सर यार देखो तुम एक मिनट थोड़ा सा यार देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को भी देखा करो। मतलब सवाल बोलने से पहले एक मिनट सोच लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन ना करे तब भी मींस आर्म्स लेंथ होगी ट्रांजैक्शन, गलत कह रहे हो यार। अगर मेंशन नहीं कर रहा तो मतलब वो ये कह ही नहीं रहा कि आर्म्स लेंथ पे मैं करता हूँ, वो कुछ भी हो सकती है ट्रांजैक्शन। भाई वही तो है ना, फजूल बातें। सर हमारा तो एम है ना डिस्क्लोज करवाना। अबे भाई बेवकूफ, हमारा एम है ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करवाना, आर्म्स लेंथ को डिस्क्लोज करना है नहीं करना वो उसकी कॉल है। अगर वो ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज कर रहा है और नीचे नहीं लिख रहा कि आर्म्स लेंथ पे हुई है, तो मतलब हम भी चेक नहीं करेंगे आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, पर जिस पे है वो देख लेंगे, पर हाँ जिस पे है वो चेक करना है। यस, और उस पर यह भी देखना है कि सब्सटेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, वो अपनी जगह। पर भाई ये तो अलग बात चल रही है, किधर निकल गए? गुस्सा तो कसम से नहीं किया भाई इधर। अच्छा, खिजरा का भी सवाल आ गया मतलब कुछ टाइम के बाद। सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क टू डिस्क्लोज नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन एंड इवन इफ द मैनेजमेंट इज नॉट इंसिस्टिंग के आर्म्स लेंथ पर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तब भी बताना नहीं चाहिए। भाई आपका सवाल ही मेरे को समझ नहीं आया, पर वो जो मैंने अभी कहानी सुनाई है ना, उससे आपको सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए, ये उसके लिए रेलेवेंट ही बनता है। ये कंक्लूजन वो अभी आजकल मेरे ख्याल से सानिया रिकॉर्डिंग ले रही है। अच्छा भाई खिजरा पहले बताओ बात समझ आ गई? अच्छा भाई अब ये सदरा का सवाल आया, सर ये तो चेक करके ही पता चलेगा ना कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है कि आर्म्स लेंथ पर। अच्छा भाई मुझे ये बात बता दो प्लीज, इधर सिद्रा कह रही है कि सर ये तो चेक करके ही पता चलेगा ना कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है या नहीं, पर मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट कुछ बोल ही नहीं रही कि मैंने आर्म्स लेंथ पे की है, तो मैं चेक ही क्यों करूंगा कि आर्म्स लेंथ पे बनती थी, क्योंकि वो मैनेजमेंट खुद कह रही है कि भाई मैं कुछ नहीं करी, इसका मतलब है मैं आर्म्स लेंथ पे करूं या ना करूं आपको पंचायत होनी नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये देख लो कि क्या सब्सटेंस रिप्रेजेंट हो रहा है यार,
पीपी सही वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, रेवेन्यू सही हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। भाईजान ये तो मतलब इतनी एग्जांपल्स के बाद ये हाल है, मतलब सिर्फ थ्योरी हो तो क्या ही बात हो, चलें वो अलग बात है। इधर फिर कुछ भी हो सकता है, हाँ भाई कुछ भी हो सकता है। अच्छा पहले बताओ, अच्छा ये आपस में खेल रहे हैं, मतलब अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि आर्म्स लेंथ पर हुई है बट एक्चुअल में नॉन आर्म लेंथ बेसिस पे, तो ये मिसस्टेटमेंट है। ये पहला सही आया। अच्छा पहले बता दो भाईजान, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं, अब चलो पहले इससे एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हैं कि रिलेटेड पार्टी का मकसद, इसका रिलेटेड टू फ्रॉड से चैप्टर से रिलेशन, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये सवाल मतलब एक सही है, सही डायरेक्शन में गए। अच्छा भाई अब खिजरा का फिर सवाल आ गया, प्लीज़ यहाँ पे आपने जवाब देना है जानी, प्लीज़ इधर, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर सकता पर आप तो बोल सकते हैं। इधर सर मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड के FS2 एंड फेयर व्यू दें, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक मिनट, अच्छा एक मिनट सुन लो, मेरे को पता है ईद करीब है, टिक्का बूटी खाना है, मतलब सही अपनी जगह, बट इधर सुनो प्लीज। अच्छा नहीं, ये खिजरा कह रही है आ जाई नहीं ना यहाँ पे, तो घर से बैठ के ये हो जाता है हिसाब किताब। इधर अच्छा प्लीज सुन लो, इधर वो कह रही हैं कि सर मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड कि FS2 एंड फेयर व्यू दें, बिल्कुल देने चाहिए। हम भी बोल रहे हैं 2 एंड फेयर व्यू है, या उसके लिए ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस को चेक तो किया है, आर्म्स लेंथ बेसिस को चेक नहीं कर रहा बस, क्योंकि वो कह भी नहीं रहा। अलग अलग, मैं तभी 3 बार रिपीट किया था कि वो अलग है ये अलग है। तो अगर नॉन आर्म लेंथ बेसिस पर कर रही है तो उसको लिखना भी चाहिए ना। अरे भाई नॉन आर्म लेंथ बेसिस पे कर रही है तो वो नहीं लिख रही, इसका मतलब हो रही है, उसका मतलब है कि कुछ भी हुआ है, सही है। अच्छा आप एक मिनट सुनो, आप एक इमेजिन करो चीज, आप क्लाइंट के पास गए, आपने क्लाइंट को बोला कि तुमने आर्म्स लेंथ पे नहीं की ट्रांजैक्शन, उसने बोला नहीं की, उसके बाद डिस्क्लोज करो। अबे तो बोल रहा जब नहीं की तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, उसने वो आपको पता जवाब क्या देगा, मैंने कहीं लिखा है आर्म्स लेंथ पे की है, तो बोलेगा इसका मतलब है मैंने किसी पे भी की है। हाँ तो आप बोलिए नहीं लिखो, अबे भाई वो बोलेगा भाई क्यों लिखूं, जब मैंने की ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूं। हाँ बोलेगा आपका क्लेम तब बनता है जब मैं ये कहूं तो आप चेक करो, जब नहीं लिखा इसका मतलब इट कैन हैपन। और आप अच्छा आपका मकसद है चेक करना कि क्या ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है उसका ट्रू सब्सटेंस सही है, रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड हुआ है या गेन सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो बता दो, वो बात समझ आती है। ये क्या कि भाई आप उसको बोल रहे हो नॉन आर्म लेंथ बेसिस पे की उसको डिस्क्लोज, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट आ कहां से नहीं, वो कह रहा है इफ मैनेजमेंट असर्ट, अगर मैनेजमेंट दावा कर रही है कि मैंने आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन की है तो फिर आप पे वाजिब हो जाता है ये चेक करना कि ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं क्या वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है। तुम कुछ पूछ रहे थे भाई, अगर किसी डायरेक्टर को लोन चाहिए, रिलेटेड पार्टी है, सही है, दे ही नहीं सकते। नहीं ना, देखो आप कह रहे हो कि डायरेक्टर को लोन देना चाहिए शेयर होल्डर की अप्रूवल से, सही है आप कह रहे हो ये, हाँ नहीं सुन तो लो, ट्रांजैक्शन आप कह रहे हो कि भाई लॉफुल नहीं है, अब आप कह रहे हो कि लॉफुल नहीं है तो फिर हम तो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन होनी नहीं चाहिए थी, तो वो तो आप मिस स्टेटमेंट पे निकल गए ना, खत्म हो गई बात। आप बोले कि भाई रिफंड लो, इसका गलत है, अप्रूवल नहीं है ना, मतलब वो ट्रांजैक्शन अकर होनी चाहिए थी। आप अकरेंस की बात करो ना, आप आरपी पे कहाँ आ रहे हो, पहले तो उसको मिस स्टेटमेंट में निकालो ना। क्लियर है, बिल्कुल ऐसा इलीगल है, तो अकर ही नहीं होनी चाहिए थी, तो अकरेंस पे सवाल उठा दो, मिस स्टेटमेंट, सिंपल, सही है। चलें अच्छा भाई अब अनुरज ने ये जो है कंक्लूजन शायद भेजा है, आपने पंचायत नहीं करनी, हमें काम देखना है, खुद कुछ अज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट एक चीज असर्ट कर रही है और वो पता चले गलत है तो फिर मसला है, अदरवाइज मसला नहीं है। तो भाई ये मोबाइल बंद कर लो यार इधर। अच्छा भाई शेख साहब प्लीज सुनना है यानी यार, इधर प्लीज इधर। सर रिलेटेड पार्टी के साथ जो हम
या देखो बातें नहीं प्लीज़ भाई, तूने अगर बातें करता हुआ देखा है ना तो आप वाकई वो जो कसम खाई ना वो टूट जाएगी। इधर बातें नहीं, डिस्टर्बेंस होती है ना यार। एक तो मैं जवाब देता हूँ उनको, सर रिलेटेड पार्टी के साथ जो हम करते हैं मतलब नॉन आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन, सही है, वो तो डिस्क्लोज करवानी होगी ना कि शेयर होल्डर को भी बताने के लिए। यार अजीब बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ट्रांजैक्शन हो गई, सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज भी हैं और ये नहीं लिखा हुआ कि उसके अंदर कोई नॉन आर्म लैंड बेसिस है, यानी हम इसके अंदर नहीं लिख रहे कि या कोई आर्म्स लैंड पे हुई है, इसका मतलब है वो किसी पे भी हुई है। ऐसा है हाँ या नहीं? तो हमने बता दिया, इसमें क्या मुसीबत है? मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। वो जब स्टैंडर्ड खुद कह रहा है कि भाई आपने पंचायत तब करनी है जब वो दावा करे। आप मैनेजमेंट के दावे को चैलेंज करते हो ना। अबे मैनेजमेंट कह ही नहीं रही है कि मैंने आर्म्स लेंथ पे की है, तो आप चेक क्यों करोगे? आपको तो ये देखना है कि अगर आर्म्स लेंथ पे नहीं भी है तो आपका रिस्क था फ्रॉड का, वो आपने सही करना था, वो आपने सही कर लिया, वो देख लिया आपने, सही है। अच्छा भाई, खुबैब खान कह रहे हैं कि आर्म्स लेंथ ही समझ नहीं आया, तो बेटा ये तो मेरे ख्याल से अच्छा, अब हादी उसको डांट रहा है। चलो मेरे ख्याल से ये अपना मतलब मे बी रियल हो या मतलब वो ऐसे ही कह रहा हो। वो उसको कह रहा है कि भाई हम देखो भाई आर्म्स लेंथ को मैं 5वीं बार बता रहा हूँ खुबैब, अब मतलब अब तो ऐसा सीन हो जाएगा कि अब मतलब हटेगी ना तो ऐसी कि फिर क्या मतलब अब दिमाग शार्ट हो जाएगा पूरा। अच्छा खुबैब, मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, आर्म्स लेंथ को मैंने किसी के कहने पे रिपीट भी किया था, सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है इक्वल वैल्यू पे ट्रांजैक्शन जैसे बाकियों के साथ की जाती है। अब एक मिनट, अब इस पे एग्जांपल बनाता हूँ। खुबैब, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी बात कहूँ कि तुम्हारे घर में अगर बाकी भाई बहन हैं और तुम्हारे साथ जो है अलग सलूक होता है बनिस्बत तुम्हारे भाई बहनों के, सही है, बनिस्बत तुम्हारे भाई बहनों के। अब तुम्हारे इलाके में एक पठान है जो आता है, वो बाकी बच्चों के साथ सलूक अलग करता है, तुम्हारे साथ सलूक अलग करता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे साथ आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब तुम अगर उस पठान से पूछो कि तुमने मेरे साथ नाजायज क्यों किया, सही है, तो वो पठान तुम्हें बोलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रांजैक्शन नहीं की जिसका नाम है आर्म्स लेंथ, क्योंकि जो सलूक में किसी और के साथ करता हूं वो तुम्हारे साथ नहीं किया। सही है भाई, मैंने गुस्सा अभी भी नहीं किया, बात समझाइए। चलें, अच्छा, अरे सानिया हमारी बहन का कंक्लूजन आ गया। अब ये तालियां होनी चाहिए इसके लिए, पहले सही एडवांस तालियां इधर। अच्छा अब अच्छा प्लीज सुन लो ताकि हम इसको कंक्लूड करें। व्हेन मैनेजमेंट asserts that they do related party transaction at arm's length, they are claiming that regardless of the close relationship that they have hold no bias and do their balance with them business with them as they have to do with everyone else। यानी वो कह रहे हैं कि अगर उसने क्लेम किया, प्लीज सुनना ये बड़ी अहम बात है, अगर उसने ये क्लेम किया है कि मैं जो हूं ऑल टुगेदर आर्म्स लेंथ पर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो वो कह रहा है किसी भी वो मतलब वो ऑल टुगेदर कह रही है कि किसी भी रंगो नस्ल की ट्रांजैक्शन हो, कोई भी रिलेटेड पार्टी हो, हम फेयरली ट्रांजैक्शन करते हैं उसी प्राइस पे जैसे बाकियों के साथ होती है। अच्छा ये लिखा है इन्होंने, सो वी हैव टू देन वेरीफाई all of them because despite their assertion if there is any transaction that is at non-arm's length basis that would be considered as a misstatement and ultimately it will impact our opinion। ये बात ये भी मैं ही समझा रहा था पर वो ही सिंपल भाषा में, सही है, पर उसने चलो कंक्लूड कर दिया। चलें, हाँ अब खुबैब लाइन पे आ गया, सर अब समझ आया पर थोड़ा कैजुअल तरीका था, सही है। चलें, अब मेरे ख्याल से आपको जो पठान के पास भेजा ना तब आपको बात समझ आई है। अच्छा चलें, अब आप लोगों ने टाइम तो ज़ाया कर दिया यहाँ तक ऑल टुगेदर, पर इससे एक फ़ायदा हुआ, नहीं एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये समझ आ गया कि इस पूरे स्टैंडर्ड की थीम कहाँ जाके रुकेगी, ये हो गया। तो अब आगे जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा कम लगेगा, कल हम क्लास लगा दें मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। नहीं वो तो अलग है, वो तो जाते हुए देख लेना, मतलब वो बाद में देख लेना।
मैं नहीं देता रिकॉर्डिंग, सही है। मैं वो भी क्लास, मुझे अल्लाह की कसम वो क्लास में कराने में भी कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ वापस हो रही होगी। कल प्लीज़ मोहब्बत में एक दिन, ताकि रिलेटेड पार्टी खत्म हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा कल पक्का, सही है। एक दिन प्लीज़ भाई की मोहब्बत में इधर, कल 2 घंटे की क्लास लगाएंगे और हम इसको ख़त्म करेंगे। और मुझे लगता है कि हमने जो मेजॉरिटी सवाल हैं फजूल वो आज ही एड्रेस कर लिए हैं। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं प्लीज़। एक देखो, अब कल ये पॉपुलेशन मांगती है, सही है, क्योंकि देखो फिर जब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं मतलब थक के भी तुम्हारे लिए सवाल बनाता हूँ, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है फिर। चलो डन, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।